हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होने के साथ साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, आज फिर एक बार मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ, आपका अपना अशोक सर, लेकर आपका नया पाठ। चलिए, आज हम सर्वनाम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे, जो कि कक्षा 6ठी से लेकर जो भी हिंदी पढ़ना चाहे उन सब के लिए उपयोगी हैं। चलिए, जो छात्र, जो अभिभावक अभी हमसे जुड़े हैं, जो मित्र हमसे अभी जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक की शुरुआत हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी की हुई है, जहाँ पर हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम को कैसे पहचाना जाए, उसका अत्यंत गहराई से उसका विश्लेषण वहाँ पर किया हुआ था। आज की क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। कैसे? तो सर्वनाम की परिभाषा जो हमने पिछली तासिका में की, उसके बाद हमने सर्वनाम के 6 प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी भी प्राप्त की थी। उनमें से पहला जो प्रकार है, जो भेद है, उसकी चर्चा हमने पिछली तासिका में की है। चलिए, अभी जो शेष बचे 5 प्रकार है, भेद है, आज उनकी चर्चा करते हैं और समझते हैं कि सर्वनाम, जिसे हम बहुत आसान समझते हैं, आसान है ही, तब आसान होगा जब आप इसको पूरे मन से समझोगे। चलिए, तो सर्वनाम की हमने शुरुआत की। सर्वनाम की परिभाषा हमने आपको पहले ही बताई थी। फिर एक बार मैं आपके समक्ष रखता हूं कि सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं। जैसा कि हमने कल इसके बारे में अत्यंत विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। फिर हमने वही संज्ञा शब्द, जिसको यहाँ पर सर्वनाम शब्द उस स्थान पर प्रयुक्त किए गए, उन्हें अगर पहचानना है तो उनके अलग अलग प्रकारों के कारण वे अपनी स्थिति या फिर अपना स्थान वहाँ पर बनाते हैं। इसलिए उनके भेद हमने देखना शुरू किया, जिसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखा। पुरुषवाचक सर्वनाम में याद रखिएगा 3 महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे। एक होता है वक्ता यानी बोलने वाला, दूसरा होता है श्रोता यानी सुनने वाला, और तीसरा होता है अन्य। अन्य यानी जो उपस्थित नहीं है और उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और उसी आधार पर हमने उसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष इस प्रकार से समझा और उसकी चर्चा की। चलिए, आज बिल्कुल समय नहीं गंवाएंगे, क्योंकि आज हमें पूरे करने हैं पूरे 5 भेद। चलिए, दूसरा भेद यहाँ पर समझते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा, जब भी हम कोई संकल्पना समझने की कोशिश करते हैं तो जो शब्द दिया जाता है ना, उसी में उसकी परिभाषा जो है वो निश्चित होती है। कैसे? यहाँ पर देखिएगा, निश्चयवाचक अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध कराए, है ना, जिसे सुनकर हमें केवल और केवल उसी व्यक्ति के बारे में पता हो या फिर उसी वस्तु का बोध हो। ऐसे शब्द जो होते हैं सर्वनाम शब्द, वे कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखना, यहाँ पर परिभाषा बताना अलग होता है और उसे वाक्य में प्रयोग करने के बाद समझना अलग होता है। चलिए, कुछ उदाहरणों के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि यह मेरी पुस्तक है। अब देखिएगा, इस अनिश्चयवाचक में कई बार इस तरीके से बताया जाता है कि दूर रखी हुई वस्तु या दूर होने वाले व्यक्ति, उनकी बात होती है। पास रखी हुई वस्तु और पास रखे हुए व्यक्ति या फिर पास होने वाले व्यक्ति, उनकी बात वहाँ पर होती है। तो जब मेरे पास अगर कोई पुस्तक है तो मैं कहूँगा कि यह पुस्तक मेरी है, अर्थात मेरे पास है या फिर मेरे साथ है, मेरे सामने रखी है। तो ये जो जब मैं यह कहता हूँ तब ये निश्चित होता है कि मैं
किसकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने यह शब्द का प्रयोग किया जो हमें निश्चित वस्तु का बोध कराता है। इसलिए यह शब्द यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब देखिएगा दूसरा वाक्य, वह राम का घर है। अब जब मुझे दूर किसी वस्तु के बारे में बात करनी है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है, तब मैं वहाँ पर, क्योंकि निश्चित अभी सामने मेरे सामने अगर किसी का घर है ना, तो मुझे अगर दिखाना है तो मैं कहूँगा कि हाँ वह घर राम का है। अर्थात ये कि किसी निश्चित इतने सारे घरों में से केवल हम एक घर की बात करते हैं और उस समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे होते हैं निश्चयवाचक। अब आपने इस यहाँ पर एक बात की ओर ध्यान अगर दी है तो आपको समझ में आया होगा कि जब मैं यह पुस्तक मेरी है, वह राम का घर है, यह मेरी पेंसिल है, वह मेरा दोस्त है, जब मैं ये कहता हूँ ना, उस समय मैं संकेत करता हूँ, है ना। तो इसलिए इस निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात देखिएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं या निश्चित एक व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं और वहाँ पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम को समझ सकते हैं। चलिए, ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से बताई गई व्याख्या है निश्चयवाचक सर्वनाम की। अब बिल्कुल इसके विपरीत यानी एकदम इसके विरुद्ध क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो हमारा तीसरा प्रकार है। अब टोटल इसके अपोजिट हमें इसके बारे में बात करनी, पूरा विरोध में इसके बात करनी है। कैसे? यहाँ पर हमने देखा कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोध कराते हैं कि हाँ ये मेरा है या फिर वह किसका घर है, जिससे एक निश्चितता का पता चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते अनिश्चयवाचक, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी भी निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता या फिर वस्तु का पता नहीं चलता, ना उसका बोध होता है, वे होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिएगा कि आप घर में अकेले हैं, रात के 11-12 बजे हैं और आप बिल्कुल शांत, विचार मग्न किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से दरवाजे पर टक टक की आवाज़ होती है। हमारे मन में सवाल आता है कि दरवाजे पर कौन है? कोई तो है। अब ये कोई पता है कौन है? हो सकता है आपके पेरेंट ही आ गए हो सकता है आपका दोस्त आया हो सकता है आपके बड़े भैया आए हो, लेकिन आपको निश्चित नहीं पता कि है कौन। तो इसलिए जब ऐसी सिचुएशन हो, ऐसा प्रसंग हो, तब वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई आया है, अब कोई नहीं पता। ऊपर हमने जो देखा वहां पर पता था कि ये घर राम का है, वह मेरा दोस्त है, निश्चित था। यहाँ पर निश्चित नहीं है। इसलिए जब कभी ऐसे वाक्य दिए जाएंगे जहाँ पर जो भी व्यक्ति या वस्तु उनके बारे में हमें निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा, तो ऐसे शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक वाक्य, है ना। दूसरा वाक्य देखिए, दाल में कुछ गिर गया है। अब दाल, मान लीजिए आपके सामने दाल है, आप उसको साफ कर रहे हैं या फिर यहाँ पर सब्जी बनानी है, तो अचानक आपने देखा कि उसमें कुछ गिर गया। क्या गिर गया? नहीं बताओ, है ना। यहाँ पर निश्चित रूप से बताया नहीं बताया। इसका अर्थ ये है कि जब कोई चीज़ हमें निश्चित पता ना हो, ना व्यक्ति ना वस्तु, तब उस समय जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत आसान, बहुत सरल।
अगर निश्चित बोध हो तो निश्चयवाचक, और निश्चित बोध ना हो तो अनिश्चयवाचक। इतना आसान है ये सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चित में हमने देखा यह और वह। आपने एक बात और नोट की होगी कि यह जो सर्वनाम है ये संकेतवाचक का यहाँ पर काम किया। वैसे ये जो सर्वनाम है ये हमने पुरुषवाचक में भी देखा था, लेकिन वह जो प्रयोग वहाँ पर दिखाया गया वह किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग किया गया था। ये क्या होता है, तो संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। ये उन दोनों में होने वाला अंतर है। चलिए बिल्कुल समय नहीं गवाते और आसान तरीके से हम अगले प्रकार की तरफ चलते हैं, अगले भेद की तरफ चलते हैं। चलिए अगला हमारा भेद है, बताइए नाम कौन बताएगा। कि हमने लगभग 6 प्रकार यहाँ पर देखे हैं, तो इन 6 प्रकारों में से अगला प्रकार यानी भेद नंबर 4। क्या हमने भेद देखा यहाँ पर, कौन से भेद की हम बात कर रहे हैं बताइए। चलिए अब बात करते हैं हमारा अगला भेद जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने ये सब कुछ हमारी पिछली वाली तासिका में लिखा है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम से ही, क्योंकि कई बार आप जब भी कभी ग्रामर पढ़ोगे ना तो ग्रामर में याद रखिएगा कि ग्रामर की जो संकल्पना होती है उसकी परिभाषा उसके नाम में ही छिपी हुई होती है। ठीक है ना, तो क्या समझ में आता है जब हम प्रश्नवाचक, सिंपल सी बात है, जहां पर प्रश्न का बोध हो, है ना, ऐसे सर्वनाम क्या करते हैं तो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी घटना के बारे में हमारे मन में क्या करते हैं, जब प्रश्न उठते हैं ना तब उस समय जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम इसे अगर व्याख्या के रूप में लिखने की कोशिश करें तो लिखेंगे जब वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द वे होते हैं प्रश्नवाचक। किए जाने वाले शब्द क्या होते हैं, तो प्रश्नवाचक, है ना। अब देखिएगा, कई बार मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमें क्या कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। जैसे पुरुषवाचक में हमने देखा वक्ता, श्रोता और अन्य। निश्चयवाचक में हमने देखा कि एक स्पेसिफिक वस्तु की बात हो रही है, उसकी ओर संकेत हो रहा है जिससे निश्चितता का पता चल रहा है। अनिश्चयवाचक में हमने क्या देखा कि बाहर कौन है इसके बारे में हमें पता नहीं था, अनिश्चित था। जी हाँ, तो बिल्कुल वैसे जब प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछे जाने पर जो सर्वनाम शब्द उस वाक्य में प्रयुक्त होते हैं वे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर लिखता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न पूछा और जब मैं कौन ये शब्द यहाँ पर लिखता हूँ तो हमारे मन में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में प्रश्न निर्माण होता है कि कौन है। तो जब ऐसा वाक्य दिया जाएगा और उसमें हमें किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की इसके बारे में प्रश्न निर्माण होगा हमारे मन में, तब वे होंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ रहे हैं क्या मैंने कहा कि जब वाक्य में वस्तु, व्यक्ति, केवल इतना ही नहीं, प्राणी हो, स्थान हो, किसी भी संबंध में अगर आपके मन में प्रश्न पैदा होता है, निर्माण होता है और उसके संबंध में प्रश्न पूछने के लिए अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया
तो वे होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए मैं एक और यहाँ पर लिखता हूँ, एक और उदाहरण लिखता हूँ मैं। उदाहरण है मेरे साथ कौन चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने यहाँ पर दिया है। चलिए बताएंगे आप में से कोई कि इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे साथ कौन चलेगा, मतलब यहाँ पर एक प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है। किसके बारे में? यहाँ पर कौन, कोई तो आने वाला है लेकिन कौन, तो एक प्रश्न उपस्थित हुआ। तो जब प्रश्न उपस्थित होता है तब उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये क्या कराते हैं? किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में या फिर किसी प्राणी के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतना आसान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी चीज़ें बड़ी आसान है, बस उसको समझना है ना। जो नाम दिया है उस नाम पर ही उसकी परिभाषा भी आधारित है और उसके उदाहरण भी आधारित है ना। वैसे प्रश्नवाचक को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। हम अगले प्रकार की तरफ जाने वाले हैं जो है संबंधवाचक सर्वनाम। बताएंगे ये भेद नंबर कितना है? जो हमारे छात्र इसे देख रहे हैं वो याद रखिएगा, हम भेद नंबर 5 देख रहे हैं जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर भी अगर कोई प्रयास करना चाहता है इसकी परिभाषा बताने का तो कर सकता है। ठीक है, आप संबंधवाचक, संबंध यानी क्या? रिलेशन, करेक्ट। तो किसका किसके साथ संबंध होगा? तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, किसका किसके साथ संबंध बताते हैं? संज्ञा का सर्वनाम के साथ बताते हैं। अगर बड़े साधारण तरीके से, सरल तरीके से आपको मैं बताऊं तो ऐसे सर्वनाम उस समय यूज किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं जब वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उस पर आश्रित वाक्य हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जिसको पैसा मिलेगा, जिसको पैसा मिलेगा वही काम करेगा। ठीक है, वही काम करेगा। यह हो गया एक वाक्य। एक और वाक्य हम यहां पर समझते हैं, जो मेहनत करता है, जो मेहनत करता है वही सफलता पाता है, वही सफलता पाता है। देखिएगा, ये दो वाक्य मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब इन दो वाक्यों को देखकर आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर ऐसे कौन से शब्द हैं जो संबंधवाचक का काम करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि संबंधवाचक सर्वनाम उनको कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है। तो इन दोनों का जब संबंध जोड़ा जाता है, किसका? प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, इनका जब संबंध जोड़ा जाता है तो उन शब्दों को कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इस वाक्य में जिसको पैसा मिलेगा वही काम करेगा, करेक्ट। तो ये जो शब्द है ये दूसरे वाक्य के साथ संबंध जोड़ता है, इसलिए ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। यहां पर लिखा है जो मेहनत करता है, अर्थात जो किसके साथ संबंध जोड़ता है? वही, है ना। मतलब ये यहाँ पर जब प्रधान वाक्य का संबंध आश्रित वाक्य के साथ जोड़ा जाता है और उस समय जिन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है?
एक प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, इनका संबंध जिन सर्वनाम शब्दों से जोड़ा जाता है वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जिसकी, उसकी, संबंध जोड़ा गया, करेक्ट। या फिर आप कह सकते हैं कि जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा वैसा, संबंध हो गया, तो ये भी हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। अर्थात जो, जिसकी, जैसा, जब, तब, ये जो है ना, ये सारे के सारे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी परिभाषा लिखनी है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? तो जब वाक्य में संज्ञा का संबंध या सर्वनाम का संबंध किसके साथ जोड़ना है? तो प्रधान वाक्य के साथ और आश्रित वाक्य के साथ। ठीक है, मान लीजिए प्रधान वाक्य, मेन वाक्य, ठीक है, उसका संज्ञा, उसकी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आश्रित उपवाक्य में जो संज्ञा सर्वनाम दिया है उनके साथ जब जोड़ा जाता है तब उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए जो, वह, जब, तब, जिसका, उसका, जैसा, वैसा। समझ में आ गया? तो ये शब्द जो है वे संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। आशा कर रहे हैं कि आप सब लोग यहाँ पर हमारी इस क्लास को समझ रहे हैं, और बस समझ नहीं रहे हैं तो उसे अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है, व्याकरण पढ़ते समय इस तरीके से पढ़िएगा कि जब भी आपको बोला जाए कि बताइए सर्वनाम किसको कहते हैं, तो मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। अगर मुझे किसी ने पूछा पुरुषवाचक बताओ, पुरुषवाचक क्या है, तो जब वक्ता, श्रोता और अन्य इनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो पुरुषवाचक। बताओ निश्चयवाचक, बताइए आप। निश्चयवाचक यानी क्या? जब निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, और जब नहीं होता तो अनिश्चयवाचक। इतना आसान है ना। प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक अर्थात जब प्रश्न का बोध हो, किसके बारे में? किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, है ना, स्थान, प्रश्न का बोध हुआ, प्रश्नवाचक। और फिर हमारा आ गया संबंधवाचक। जब प्रधान वाक्य का आश्रित उपवाक्य के साथ संबंध जोड़ा जाए और जो संज्ञा सर्वनाम है उनके साथ वो संबंध जोड़ा जाता है, तब वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए, आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हमारे अंतिम भेद की तरफ। हमारा अंतिम भेद है जिसको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आप मुझे यह बताइएगा निज का मतलब क्या है। जिसको निज का मतलब पता है उसे ये सर्वनाम समझने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम किसकी बात करते हैं? निज की बात करते। निज यानी खुद की, स्वयं की, अपनी, है ना। तो जो भी बोलने वाला है वो अपने बारे में बात करता है। जब अपने बारे में बात करता है तब जो सर्वनाम शब्द होते हैं वे होते हैं निजवाचक, है ना। निज का अर्थ क्या है? अपना। ये बात याद रखिएगा। जिसको इसका अर्थ समझ में आ गया वे हो गए निजवाचक सर्वनाम के ज्ञाता, है ना। इतना आसान है। और इसलिए यहां पर हम बोल सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कौन करता है? तो वाक्य का कर्ता, यानी प्रयोग कर्ता किसके लिए करता है? अपने लिए करता है। कर्ता अपने लिए यानी खुद के लिए, कर्ता अपने लिए करता है, अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम। इतना आसान तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, वे निजवाचक सर्वनाम। चलिए एक बार आप इसको पढ़िए, एक बार कि मैंने यहां पर क्या डेफिनेशन लिखा है।
मैंने डेफिनेशन लिखा है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता वाक्य के कर्ता के लिए करता है, ठीक है, जो भी उस वाक्य का कर्ता होगा, उद्देश्य होगा, उसके लिए करता है, वे सारे के सारे निजवाचक होते हैं। अब इसके लिए ना आप कुछ वर्ड, कुछ शब्द याद रखिएगा। कौन सा? जो हम अपने लिए यूज करते हैं, यानी कर्ता अपने लिए करेगा स्वयं, है ना, स्वयं यानी खुद, है ना, हाँ ये खुद भी आएगा, खुद, ठीक है। और बताइए, अपने आप केवल शब्द बताने से होगा? नहीं होगा, आपको वाक्य भी बताना पड़ेगा। बताइए, स्वयं का एक वाक्य बताइए, एक स्वयं का वाक्य बताइए जहां पर हमें यह पता चले कि स्वयं वाक्य में प्रयोग किया गया, वो भी किसके लिए? कर्ता के लिए। जैसे मैं स्वयं अपना काम करूंगा, है ना, स्वयं यानी कौन? मैं खुद। समझ में आ रहा है? तो जब अपने ही बारे में कर्ता बात करेगा, वे होंगे निजवाचक सर्वनाम, है ना। ओके, हर किसी को अपना काम खुद करना चाहिए। खुद यानी किसने? स्वयं। स्वयं यानी कौन? मैं। समझ में आ गया? तो खुद। ओके, और यहां पर जैसे आप बोलते हैं ना कि आप रहने दीजिए, है ना, वह अपने आप ठीक हो जाएगा। अपने आप मतलब क्या? कर्ता उसको ठीक कर देगा। समझ में आ गया? तो जब कभी भी वाक्य का कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा, वे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इतना आसान है ना। बस हमारा ध्यान, हमारा मस्तिष्क जो है वो केवल हम क्या करेंगे? केंद्रित करेंगे हमारी पढ़ाई के ऊपर। और जिस दिन ये केंद्रित होगा, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि हम हर एक संकल्पना को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज की इस क्लास में हमने लगभग 5 प्रकारों का अध्ययन किया, ठीक है। इससे पहले हमने एक प्रकार किया हुआ था। बस जाते जाते मैं आपको फिर एक बार याद दिलाता हूँ कि हमने आज या पिछली तासिका 2 तासिकाओं में हमने ये सर्वनाम यह पाठ यहाँ पर पूरा किया। हमने पहले सर्वनाम की परिभाषा देखी। सर्वनाम की परिभाषा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम हो गए। फिर सर्वनाम को हमने अलग अलग हिस्सों में बांटा। उसके 6 भेद देखें, जिसमें से पहला था पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में हमने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष देखा। फिर हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात करता है। फिर हमने देखा अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी क्या? जिससे कोई भी निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, निश्चित वस्तु का बोध ना हो, वे हो गए अनिश्चयवाचक। फिर हम गए प्रश्नवाचक की तरफ, यानी जब वाक्य में प्रश्न का बोध होता है तब वे प्रश्नवाचक हो गए। फिर हमें ऐसा लगा कि हमें अब संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों की बात करनी चाहिए, जिसमें प्रधान वाक्य आश्रित वाक्य के साथ संबंध जोड़े। तो जब दोनों का संबंध जोड़ा गया और दोनों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ, वे हो गए संबंधवाचक वाक्य। और फिर हम आ गए यहाँ पर निजवाचक वाक्य की तरफ। और निजवाचक वाक्य में हमने देखा कि जो स्वयं के लिए, खुद के लिए जो वाक्य में कर्ता जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वे सारे के सारे निजवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का छोटा सा संदेह आपके मन में हो तो आप निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं। हम उस पर काम करेंगे और भी बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे, आपको समझाएंगे। तो सभी छात्र तैयार बैठिएगा कि हर दिन आपके लिए कुछ नया आने वाला है। अगर वो नया क्या है ये जानना है, उसको समझना है, अच्छे अंक लाने हैं, तो आपको करना होगा बस क्या, YouTube पर जाइए। उस YouTube पर बस नाम लिखिएगा हिंदी प्रेमी अशोक। ये व्यक्ति आपके समक्ष आएगा जो आपकी सारी समस्याओं को सुलझाएगा। और दूसरी बात कि अगर आपको लगता हो कि ये सर हमें अच्छा पढ़ाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को बताइएगा कि हमारे पास एक ऐसी क्लास है जो हमें बड़े अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए इसी वादे के साथ कि हम फिर एक बार आपके समक्ष आएंगे नया पाठ लेकर,
केवल पाठ नहीं, पाठ के साथ गहरी समझ और उसका विश्लेषण लेकर हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।